जी दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है राइड। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रीइंकार्नेटेड स्लाइम का एपिसोड 5 थ्रू 10 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट अब लाइव है, तो प्लीज़ हमें इस पर फॉलो करिएगा। एक और छोटी चीज़, अगर आपने इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ वो जाके चेकआउट करिएगा। आपको हमारे इंस्टाग्राम और इसके फर्स्ट पार्ट की लिंक दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी के साथ अब चलते हैं वीडियो पे। एपिसोड 5 के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है इनकी पार्टी जो एपिसोड 4 में स्टार्ट हुई थी अब भी यहाँ पे चल रही है और रिमूरो अपना टाइम यहाँ पे काइजिन के साथ एंजॉय कर रहा है। यहाँ पे एक लड़की रिमूरो को बताती है कि वो फॉर्चून टेलिंग में बहुत अच्छी है और रिमूरो का फॉर्चून देखने पे हमें एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसे कुछ ही एपिसोड में इंट्रोड्यूस करा जाएगा। इसके बाद सब लोग हंसी खुशी में अपनी पार्टी कंटिन्यू कर रहे होते हैं। तभी एक बंदा जो बार पे खड़ा होता है बोलता है काइजिन को देख के कि क्या उसे यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि यह आदमी मिनिस्टर वेक्टा है और अगर आपको याद होगा तो एपिसोड 4 में काइजिन को इसी मिनिस्टर वेक्टा ने एक बकचोद ऑर्डर दिया था जो काइजिन कभी फुलफिल नहीं कर पाता बिना रिमूरो की हेल्प के। रिमूरो को भी वेक्टा की शक्ल देख पता चलता है कि वेक्टा एक बड़ा चूतिया है। इसके बाद वेक्टा उनकी तरफ चल के आ रहा होता है और काइजिन को बोलता है कि उसे यहाँ पे नौटंकियाँ नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसके पास एक ऑर्डर है फिल करने के लिए। काइजिन वेक्टा को बीच में टोक के बोलता है कि वो ऑर्डर पहले ही भेज चुका। ये सुन के वेक्टा थोड़ा सरप्राइज होता है लेकिन फिर बोलता है कि अपना काम अलॉटेड टाइम में कंप्लीट करना एक्सपेक्टेड है। इसके बाद वो रिमूरो की तरफ देखता है और बोलता है कि काइजिन को उस जैसे लो मॉन्स्टर को ऐसे हाई क्लास एस्टैब्लिशमेंट में नहीं लाना चाहिए। और फिर वेस्टा बार के ओनर की तरफ मुड़ के बोलता है कि क्या वो यहाँ पे मॉन्स्टर्स को अलाउ करते हैं। इसके बाद बार की होस्टेस वेक्टा को एक ग्लास वाइन ला के देती है ताकि वेक्टा उसे पीकर अपना दिमाग ठंडा कर ले, लेकिन उसे पीने की जगह वेक्टा उस वाइन को रिमूरो पे डाल देता है। ये देख के काइजिन बड़ा गुस्सा हो जाता है और वेक्टा को एक घुमा के देता है उसके मुंह पे। फिर काइजिन वेक्टा को बोलता है कि अगर वेक्टा कुटने के लिए तैयार नहीं है तो उसे काइजिन की गेस्ट्स को इस तरह से नहीं ट्रीट करना चाहिए। पहला मुक्का खाने के बाद वेक्टा शिकायत करने लगता है और इसी के बीच में काइजिन इसे एक और दूसरा मुक्का मारता है। ये मुक्का खाने के बाद वेक्टा उड़ते हुए जाता है, एक दूसरे बंदे में ठुकता है और दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद रिमूरो को बोलता है कि सिंस वेक्टा एक मिनिस्टर है क्या उसे ऐसे पीटना काइजिन के लिए प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करेगा। फिर काइजिन रिमूरो से कहता है कि सिंस रिमूरो अपने विलेज के साथ हेल्प करने के लिए कुछ आर्टिजन्स ढूंढ रहा था, क्या वो काइजिन और उसके दोस्तों के लिए सेटल करेगा। ये सुन के रिमूरो बड़ा खुश हो जाता है और दोनों अग्री करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काइजिन और बाकी सब पे हथकड़ी लगा दी गई हैं और वो लोग जेल जा रहे हैं अपने ट्रायल तक। अब जेल में पहुँच के काइजिन रिमूरो और बाकी सब लोग बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे काइजिन हमें बताता है कि वेक्टा को काइजिन से नफरत क्यों है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि काइजिन रॉयल नाइट्स का कैप्टन हुआ करता था और वेक्टा उसका असिस्टेंट था। वेक्टा उस टाइम पे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जिसे मैजिक सोल्जर प्रोजेक्ट कह रहे थे। वो प्रोजेक्ट जब फेल हो गया तब वेक्टा ने सारी गलती काइजिन पे लगा दी और उसे रॉयल नाइट से निकाल दिया। इसके बाद काइजिन बोलता है कि वेक्टा एक ज़्यादा बुरा बंदा नहीं है और क्या एक्चुअली वो बहुत पैशनेट और हार्ड वर्किंग है और क्या अगर काइजिन ये कंट्री छोड़ के चला जाएगा तो वेक्टा एक एक्चुअली अच्छा बंदा बन सकता है। अब अगले दिन इनके ट्रायल पर हमें फाइनली ड्वार्वन नेशन के किंग को दिखाया जाता है जिसका नाम है गाजिल ड्वार्गो। इस ट्रायल के शुरू होने पे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि वेक्टा ने कोर्ट में सब लोगों को खरीद रखा है और कि ये ट्रायल फेयर नहीं होने वाला। इसके बाद काइजिन को इस ट्रायल के एंड पे 20 साल की मजदूरी की सज़ा दी जाती है और उसके दोस्तों को 10 साल की मजदूरी की सज़ा दी जाती है। ट्रायल खत्म होने से पहले गाजिल उन्हें 1 मिनट रुकने के लिए कहता है और फिर वो काइजिन से बात करता है। वो काइजिन को पूछता है कि क्या वो वापस से गाजिफ के अंडर काम करना चाहेगा। काइजिन गाजिफ को बोलता है कि वो अपना मास्टर ढूंढ चुका है और मना कर देता है। ये सुनने के बाद गाजिल खुद से एक जजमेंट पास करता है और बोलता है कि काइजिन और इसके दोस्तों को इस कंट्री से एग्जाइल किया जाएगा, यानी कि इन्हें कंट्री से निकाल रहे हैं। बाकी सबके जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि गाजिल और वेक्टा बात कर रहे हैं। यहाँ पर पता चलता है कि गाजिल को मैजिक सोल्जर प्रोजेक्ट जिसका फेलियर का इंजाम वेक्टा ने काइजिन पर लगा दिया था उसका सच ये सालों से जानता है और कि वो वेट कर रहा था कि वेक्टा उसे ये सच एक पॉइंट पे अपने आप से बताएगा, लेकिन वेक्टा ने उसे ये चीज़ कभी नहीं बताई। इसके बाद वो वेक्टा को भी एग्जाइल कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ड्वार्गन के गेट पे रिमूरो, काइजिन और बाकी सब रिमूरो के विलेज के लिए निकल रहे हैं। फिर हमें वापस कट करके गाजिल को दिखाया जाता है जो अब एक निंजा से बात कर रहा है और वो उसे बोलता है कि रिमूरो पे अपनी नज़र रखने के लिए, क्योंकि गाजिल समझ गया है कि रिमूरो वेल्ड्रा जितना ही खतरनाक है। और इसी के साथ एपिसोड 5 अब खत्म हो जाता है। जी दोस्तों, तो आ जाते हैं एपिसोड 6 पे। यहाँ पे हमें कुछ कैरेक्टर्स के साथ री इंट्रोड्यूस करा जाता है। सबसे पहला है गिल्ड मास्टर फ्यूज जिसे हमें फर्स्ट टाइम सेकंड एपिसोड में दिखाया गया था और वो 3 एडवेंचरर्स जिन्हें रिमूरो ने गुफा एग्जिट करने पे देखा था। यहाँ पे हमें इन 3 कैरेक्टर्स का नाम बताया जाता है जो है एरन, कवाल और गीडो।
यहाँ पे हमें पता चलता है कि गिल्ड ने इन तीनों को जीरो फॉरेस्ट उस केव में भेजा था वेल्ड्रा की डिसअपीयरेंस कंफर्म करने के लिए, और कि इन तीनों को अब एक नया मिशन दिया जा रहा है जीरो फॉरेस्ट एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए कि मॉन्स्टर्स अब वेल्ड्रा की डिसअपीयरेंस के बाद कितने एक्टिव हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद तीनों गिल्ड के बाहर खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, तभी वो एक नए एडवेंचर से मिलते हैं जिसका नाम शिज़ू-सान है। शिज़ू भी इन्हें इनके इस मिशन पे ज्वाइन करना चाहती है। फिर हमें कट कर दिखाया जाता है कि रिमिरू रंगा के साथ कुछ अपनी स्किल्स टेस्ट कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि काईजीन और बाकी ड्वार्व्स अब रिमिरू के विलेज में आराम से सेटल हो चुके हैं और वो लोग गॉब्लिन्स को भी अपने क्राफ्ट सिखा रहे हैं। ड्रैगन्स वापस आने के बाद रिमिरू देखता है कि उसके विलेज में पहले से ज़्यादा गॉब्लिन्स हैं। रिमिरू को बताता है कि जीरो फॉरेस्ट के जो बाकी गॉब्लिन विलेजेस थे रिमिरू के बारे में सुनने के बाद वो भी यहाँ पे आ गए क्योंकि वो भी रिमिरू की प्रोटेक्शन चाहते थे। ये सुनने के बाद रिमिरू डिसाइड करता है कि वो इन गॉब्लिन्स को भी अपने अंडर ले लेगा और फिर उन सबको एक एक नाम देता है। अब जब रिमिरू विलेज वापस आ रहा होता है रंगा के साथ, हमें दिखाया और बताया जाता है कि ड्वागन में गोबटा ने एक नई स्किल सीखी थी और इस स्किल की हेल्प से गोबटा अपने टेम्पेस्ट रूल को कभी भी और कहीं भी समन कर सकता है और कि वो ये स्किल अब बाकी गॉब्लिन्स को भी सिखा रहा है। तभी रिगरुड भागते हुए आता है और रिमिरू को बताता है कि फॉरेस्ट में कुछ सस्पिशियस ह्यूमंस घूम रहे हैं। इसके बाद हमें कट करके एरोनॉट्स की पार्टी दिखाया जाता है जहाँ पे उनके और शिज़ू-सान के पीछे एक बहुत बड़ी लाल चींटी पड़ी हुई है। ये लोग उन बड़ी लाल चींटी से भाग रहे होते हैं, तभी शिज़ू-सान रुकती है, पीछे मुड़ती है और एक ही बार में सबको उड़ा देती है और फिर बचे हुए चींटी को भी बड़े आसानी से मार देती है। लेकिन एक चींटी शिज़ू-सान को सरप्राइज कर देती है और उन्हें मारने वाली होती है, लेकिन तभी रिमिरू बचा लेता है शिज़ू-सान को अपनी ब्लैक लाइटनिंग यूज़ करके। इसके बाद रिमिरू उनसे 2 मिनट बात करता है और फिर ये सब वापस रिमिरू के विलेज चले जाते हैं। विलेज पहुंचने के बाद इन सबको थोड़ा खाना खिलाया जाता है, जिसके बाद रिमिरू और रिगरुड इनका टेंट एंटर करते हैं और रिगरुड रिमिरू को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि रिमिरू इन सारे गॉब्लिन्स का मास्टर है। ये सुनने के बाद सब लोग थोड़ा शॉक हो जाते हैं और कवाल बोलता है कि वो कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मॉन्स्टर्स उनकी जान बचाएंगे। फिर वो रिमिरू को उनकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है और एरिन भी उन्हें खाने के लिए थैंक यू बोलती है। फिर कवाल रिमिरू को बताता है कि ब्लू मून किंगडम के गिल्ड मास्टर ने उन्हें इस एरिया को इन्वेस्टिगेट करने का मिशन दिया था। इस पॉइंट पे रिमिरू समझता है कि वेल्ड्रा के गायब होने के इफेक्ट्स उसे जितने लगा था उससे ज़्यादा बड़े हैं। बातचीत खत्म होने के बाद रिमिरू ने बोलता है कि वो इस रात के लिए यहाँ पे रुक सकते हैं। इसके बाद शाम को जब शिज़ू-सान अकेले खड़े होकर सनसेट को देख रही होती है, तब रिमिरू उनके पास आके उनसे पूछने वाला होता है कि क्या वो जापान से है, लेकिन शिज़ू-सान रिमिरू को पहले कन्फ्रंट करती है और बोलती है कि वो समझ गई थी कि रिमिरू भी जापान से है। फिर दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और रिमिरू शिज़ू-सान को बताता है कि किसी ने उसे चाकू घो के मार डाला था और वो यहाँ पर रीइंकार्नेट हुआ था। फिर शिज़ू-सान बोलती है कि उसे यहाँ पे समन करा गया था एक वेपन की तरह यूज़ करने के लिए। इसके बाद रिमिरू पूछता है कि शिज़ू-सान को यहाँ पे कब समन करा गया था। शिज़ू-सान बताती है कि उन्हें यहाँ पे सालों हो चुके हैं और कि लास्ट टाइम जब वो अपनी दुनिया में थी, नॉर्मल दुनिया में थी, तब वहाँ पे बॉम्बिंग रेट्स चल रही थी। इसके बाद रिमिरू बोलता है कि वो शिज़ू-सान को कुछ फन दिखाना चाहेगा और फिर रिमिरू अपनी एक स्किल थॉट कम्युनिकेशन की हेल्प से शिज़ू-सान को दिखाता है कि एक बार वॉर ख़त्म होने के बाद जापान में जब पीस आ गई तब जापान कितना बदल गया। शिज़ू-सान ये देख के बहुत खुश होती है और बोलती है कि काश वो अपनी मदर को भी ये दिखा पाती। इसके बाद रिमिरू बोलता है कि वो इस दुनिया को भी ऐसा ही बनाना चाहेगा जहाँ पे सब लोग आराम से पीस में रह सकें। इसके बाद शिज़ू-सान को खुश हो जाता है और वो रिमिरू को अचानक से गिरा देती है। तभी काईजिन आके बोलता है कि वो रिमिरू से एक घर के बारे में बात करना चाहेगा और रिमिरू काईजिन के साथ चला जाता है। इसके बाद हमें शिज़ू-सान की तरफ से एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि वो इस दुनिया में आई कैसे, और इस फ्लैशबैक के बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। जी दोस्तों, आवाज़ है एपिसोड 7 पे। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में वही फ्लैशबैक कंटिन्यू होता है जो हमें दिखाया गया था एपिसोड 6 के एंड में। दोस्तों लास्ट एपिसोड में पॉइंट आउट करना भूल गया था, लेकिन हमें ये भी पता चलता है कि शिज़ू-सान को उनकी पावर मिली कैसे। हमें दिखाया जाता है कि शिज़ू-सान की बॉडी को एक स्पिरिट ने पोजेस कर रखा है और वो स्पिरिट की पावर अपनी बॉडी के थ्रू यूज़ करती है। अब इस फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि जिस आदमी ने शिज़ू-सान को समन करा था वो एक डीमन लॉर्ड है और अब यहाँ पे एक और बंदा उससे मार के एक डीमन लॉर्ड बनने आया है। ये सुनने के बाद वो डीमन लॉर्ड शिज़ू-सान को माइंड कंट्रोल करता है और शिज़ू-सान या शिज़ू-सान की स्पिरिट की पावर के थ्रू उस बंदे को राख बना देता है। वेल्ड्रा ने बोला था कि इस दुनिया में लोगों को दूसरी दुनिया से समन करा जाता है एज वेपन्स यूज़ करने के लिए, और ये देख के आप समझ गए होंगे कि उसका मतलब क्या था। दूसरे बंदे को राख बनाने के बाद डीमन लॉर्ड शिज़ू-सान से उसका नाम पूछता है और शिज़ू-सान बताते थे कि उनका एक्चुअल नाम शिज़ुए था, लेकिन फिर डीमन लॉर्ड बोला कि वह साथ से उनका नाम शिज़ू है। इसके बाद हमें कट करके कुछ साल बाद दिखाया जाता है जब शिज़ू-सान की चोटें ठीक हो गई है और वो थोड़ी और बड़ी हो गई हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि शिज़ू-सान एक दिन डीमन लॉर्ड कैसल के बाहर भटक रही थी और उसे एक लड़की और एक छोटा सा मॉन्स्टर फॉक्स मिलता है। शिज़ू-सान को फॉक्स पसंद आ जाता है और वो उस फॉक्स को पीजू नेम कर दिया है। उस फॉक्स से जो लड़की खेल रही थी उसका नाम पीरिनो है। पीरिनो भी शिज़ू-सान के तरह डीमन लॉर्ड के अंडर काम करती है और एक दिन वो पीजू को कैसल के अंदर ले जाने की ट्राई करती है। शिज़ू-सान पीरिनो को बोलती है कि वो पीजू को कैसल के अंदर नहीं ले जा सकती, लेकिन शिज़ू-सान बोलती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है,
और कि वो बोल देगी कि पीजू उनका फेमिलियर है। शिजुसान को लगता है कि अब भी अच्छा आइडिया नहीं है, और फिर जो होता है अच्छा नहीं होता है। कैसल एंटर करने के बाद एक बार जब पेरिनो, पीजू और शीजू डीमन लॉर्ड के सामने खड़े होते हैं, पीजू डीमन लॉर्ड की तरफ गुर्राने लग जाता है, और इस वजह से शिजुसान के अंदर जो स्पिरिट है वो पीजू को जला देती है। अब पीजू को जाने के बाद एक बार शिजुसान जब अपनी बॉडी पे वापस कंट्रोल पा लेती है, तब वो समझती है कि उसने क्या करा है, और वो रोना शुरू कर देती है। और तभी शिजुसान एक बुरे सपने से उठ जाती है। उठने के बाद शिजुसान अपने आसपास देखती है, फिर उनके साथ कुछ अजीब होता है, लेकिन फिर वो ठीक हो जाती है अभी के लिए। कट करके हमें दिखाया जाता है कि अब शिजुसान दूर से खड़े होकर इस विलेज को देख रही है, और पीछे से मिरु आके उन्हें बोलता है कि वो यहाँ पे जब तक रुकना चाहे रुक सकती है। फिर शिजुसान बोलती है कि अगर वो यहाँ पर रुकेगी तो वेस्ट रिमिरो और बाकी के विलेजेस के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, और कि शिजुसान के इस जर्नी का गोल है उस आदमी को ढूंढना जिसने उन्हें समन करा था। ये सुनकर रिमिरो बोलता है कि शिजुसान जब कोई भी चाहे वो यहाँ आके विजिट कर सकती है। फिर वो रिमिरो रांगा को थैंक यू बोलती है और निकलने की तैयारियां करने के लिए वापस विलेज चली जाती है। वहाँ पे वो एरन को बोलती है कि शिजुसान बड़ी खुश है कि उनकी लास्ट जर्नी एरन और बाकी सब के साथ थी। इसके बाद वो लोग वापस टाउन जाने के लिए निकलते हैं। टेंट से निकल के जब वो लोग बाकी सबके साथ मिलते हैं, शिजुसान के साथ कुछ हो जाता है और वो अपनी बॉडी पे कंट्रोल खो देती है। इस पॉइंट पे जो स्पिरिट शिजुसान की बॉडी को पोजेस कर रही थी वो बाहर आ जाती है और विलेज पर हमला करना शुरू कर देती है। शिजुसान के जी दोस्तों, तब आज हैं एपिसोड 8 पे। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लड़ाई के बाद शिजुसान और रिमिरू एक टेंट में है और शिजुसान लेटी हुई है एक बेड पे। यहाँ पे शिजुसान रिमिरू को बताती है कि कैसे एक बड़ी लड़ाई के बाद डीमन लॉर्ड अपना कैसल और शिजुसान को छोड़ के भाग गया था। इसके बाद एक हीरो डीमन लॉर्ड के कैसल पे आती है जिसके साथ शिजुसान की लड़ाई होती है। इस लड़ाई के बाद शिजुसान उस हीरो के साथ ट्रैवल करना स्टार्ट कर देती है और यही हीरो शिजुसान को वो मास्क देती है जो हमने शिजुसान को पहनते हुए देखा है। ये मास्क शिजुसान का मैजिकल रेजिस्टेंस बूस्ट कर देता है और तो और उन्हें इफ्रीट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। यही हीरो फिर शिजुसान को उनके ट्रैवल्स पे मैजिक यूज़ करना सिखाती है और तो और शिजुसान इस मास्क की हेल्प से एक हद तक इफ्रीट की पावर भी यूज़ करना सीख लेती है। फिर इस पावर की हेल्प से शिजुसान लोगों को हेल्प करना स्टार्ट कर देती है और इसके थ्रू शिजुसान वो लेजेंडरी हीरो बन जाती है जिसे लोग द कॉन्करर ऑफ फ्लेम्स बुलाते हैं। लेकिन फिर वो हीरो एक दिन गायब हो जाती है। हीरो के गायब होने के बाद शिजुसान डिसाइड करते हैं कि वो और स्ट्रांग बनेगी और तो और भी लोगों की हेल्प करेगी, और शिजुसान ने यही एग्जैक्ट चीज़ करी थी सालों तक। लेकिन ओवर टाइम शिजुसान की एज के साथ इफ्रीट को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। इस वजह से शिजुसान रिटायर हो गई और एक इंस्ट्रक्टर बन गई। शिजुसान रिमिरो को बताती है कि इंग्रासिया किंगडम में एक स्कूल है जहाँ पे एक क्लास भर के शिजुसान की तरह ही बच्चे हैं जिन्हें दूसरी दुनिया से यहाँ पे समन करा गया है। लेकिन फिर ओवर टाइम इफ्रीट की विल और स्ट्रांग होती गई जिसकी वजह से शिजुसान ने डिसाइड करे कि वो एक जर्नी पे जाएंगी अपने समनर को ढूंढने के लिए। ये सुनने पर रिमिरो पूछते हैं कि क्या शिजुसान को रिवेंज चाहिए था। शिजुसान फिर बोलती है कि वो बस अपने समनर से कुछ जानना चाहती थी। इसके बाद शिजुसान रिमिरू से उसका एक्चुअल नाम पूछती है। रिमिरू बताता है कि उसका एक्चुअल नाम सातोरू मिकामी था। फिर शिजुसान अपने आप को भी अपने प्रॉपर नेम से इंट्रोड्यूस करती है, इजावा शिजुए। इसके बाद शिजुसान बोलती है कि वो रिमिरू से या सातोरू से एक फेवर मांगना चाहती है। वो चाहती है कि जैसे सातोरू ने इफ्रीट को खाया था जो शिजुसान पे एक श्राप बन के बैठा हुआ था, वैसे ही वो शिजुसान को भी खा ले। शिजुसान को ये दुनिया पसंद नहीं है और वो इस दुनिया का एक पार्ट नहीं रहना चाहती। फिर वो रिमिरू को बोलती है कि क्या वो शिजुसान को उसके अंदर रेस्ट करने देगा। रिमिरू ओके बोलता है और फिर शिजुसान से पूछता है उस आदमी का नाम क्या था। शिजुसान हमें बताती है कि उस आदमी का नाम लियोन क्रॉमवेल था जो एक डीमन लॉर्ड है। फिर रिमिरू पूछता है कि शिजुसान क्रॉमवेल से क्या पूछना चाहती थी। शिजुसान बोलती है कि वो चाहती थी कि वो क्रॉमवेल शिजुसान को एज अ ह्यूमन एक्नॉलेज करे, और तो और शिजुसान ये भी पूछना चाहती थी कि क्या जिन बच्चों को उनकी तरह इस दुनिया में समन करा गया है, क्या उन्हें वापस उनकी दुनिया में भेजा जा सकता है। इसके बाद रिमिरू शिजुसान का हाथ पकड़ के बोलता है कि वो अपने नाम पे कसम खा रहा है कि वो डीमन लॉर्ड लियोन क्रॉमवेल को शिजुसान की विशेस सुनाएगा। रिमिरू को थैंक यू बोलने के बाद शिजुसान इस दुनिया से चल बसती है और उनकी डेथ के बाद उनकी बॉडी की असली एज बाहर आ जाती है। इसके बाद रिमिरू शिजुसान को खा लेता है और हमें दिखाया जाता है कि शिजुसान को सबसे पहले पेरिनो और वो हीरो दिखती है जिसने शिजुसान की हेल्प करी थी। वो लोग शिजुसान के घर की तरफ पॉइंट करते हैं और शिजुसान जब उसके पास पहुंचती है तब वो देखती है कि शिजुसान की मदर वहाँ पे उनका वेट कर रही है। शिजुसान भाग के उनके पास जाती है और उनके पास पहुँचते पहुँचते शिजुसान वही छोटी लड़की बन जाती है जिसे इस दुनिया में डीमन लॉर्ड क्रॉमवेल लाया था, लेकिन अब वो खुश है। इसके बाद हमें कट करके दिखाया जाता है कि एरन और बाकी सब सोच रहे हैं कि शिजुसान अभी कैसी होगी और शिजुसान से मिलने जा रहे हैं उनके टेंट में। उन्हें बीच में रिगरूट मिलता है जो शिजुसान के लिए थोड़े नए कपड़े लाया होता है। टेंट एंटर करने पे उन्हें रिमिरू दिखता है जो अब शिजुसान की बॉडी खाने के बाद एक ह्यूमन फॉर्म ले सकता है।
रिमरू को ऐसे देखने पे सब लोग चौंक जाते हैं और उन्हें पहले भरोसा नहीं होता कि ये रिमरू है। इसके बाद जब वो लोग आराम से बैठ के बात करते हैं तब रिमरू अपने वापस स्लाइम फॉर्म में आ जाता है और बोलता है कि वो शिज़ुसान को यही बैरियल दे सकता था। इसके बाद कवाल बोलता है कि अगर शिज़ुसान यही चाहती थी तो हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, और एरन बोलती है कि वो कम से कम शिज़ुसान को पहले गुड बाय बोलना चाहती थी। रिमरू इन तीनों को थोड़ी चीज़ बताता है जो शिज़ुसान इनके बारे में बोली, और फिर तीनों अपना में ही बात करने लग जाते हैं। अगले दिन ये तीनों डिसाइड करते हैं कि ये तीनों अपनी कंट्री लौट रहे हैं, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो ब्लू मून किंगडम के गिल्ड मास्टर ने इन्हें मिशन दिया था, लेकिन जाने से पहले लोग रिमरू से एक आखिरी चीज़ पूछना चाहेंगे। फिर वो लोग रिमरू को उसका ह्यूमन फॉर्म लेने के लिए बोलते हैं। एक बार रिमरू अपना ह्यूमन फॉर्म ले लेता है, फिर वो लोग रिमरू को वही चीज़ें बोलते हैं जो वो लोग शिज़ुसान से नहीं बोल पाए। इसके बाद रिमरू बोलता है कि उनका गियर की वाट लगी हुई है, और फिर वो उन्हें थोड़ा नया गियर गिफ्ट करता है। इसके बाद हमें कट करके दिखाया जाता है कि रिमरू ने शिज़ुसान के लिए एक छोटी सी ग्रेव बनाई है, और फिर रिमरू अपने प्रॉमिस के बारे में सोचता है जो उसने शिज़ुसान से करा था, और बोलता है कि वो एक आदमी है जो अपने प्रॉमिसेस रखता है। इसके बाद हमें कट करके एक ऑर्क को दिखाया जाता है जो एक रेगिस्तान में है, लेकिन वो अचानक से थकावट की वजह से गिर जाता है। तभी एक दूसरा आदमी आता है जो बोलता है कि उसका नाम गेलम्यूड है और कि वो इस ऑर्क को एक नाम और खाना देगा। फिर वो इस ऑर्क को नाम देता है गेल्ड का, और बोलता है कि एक दिन वो ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जूरा पे टेक ओवर कर लेगा और एक और डिज़ास्टर बन जाएगा। इसके बाद वो गेल्ड को थोड़ा खाना देता है और यहाँ पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। जी दोस्तों, तो एपिसोड 9 पे आ जाते हैं, और एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि गॉब्लिन विलेज में अब नए घर बनाए जा रहे हैं और सब लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। रिमरू के पास अभी करने के लिए कुछ है नहीं, तो वो अपने टेंट में जाता है और अपनी मिमिक स्किल यूज़ करता है। इसके बाद रिमरू ग्रेट से पूछता है कि क्या सिंस वो अभी इफ्रीट को खा चुका है तो क्या वो इफ्रीट की स्किल्स और एबिलिटीज़ यूज़ कर सकता है। ग्रेट से रिमरू को बताती है कि इफ्रीट का एनालिसिस पूरा हो चुका है और कि वो अब इफ्रीट की सारी स्किल्स और एबिलिटीज़ यूज़ कर सकता है। इसके बाद रिमरू अपनी नई स्किल बॉडी डबल की हेल्प से एक बॉडी डबल बनाता है। अपने इस बॉडी डबल को अच्छे से देखने पे वो समझता है कि वो थोड़ा बहुत शिज़ुसान जैसे दिखता है, लेकिन अपने बॉडी डबल को देखने के बावजूद भी रिमरू को समझ नहीं आ रहा कि उसकी बॉडी का जेंडर क्या है। फिर वो अपने आप सोचता है कि उसकी बॉडी का जेंडर मैटर नहीं करता जब तक वो एक ह्यूमन फॉर्म में है, लेकिन फिर एक बार चेक करने पे उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी एंड्रोजिनस है, यानी कि उसकी बॉडी का कोई जेंडर नहीं है। इसके बाद हमें कट करके दिखाया जाता है कि रिमरू कपड़े पहन चुका है और वो बोल रहा है कि एज अ स्लाइम उसका पहले भी कोई जेंडर नहीं था। फिर रिमरू नोटिस करता है कि जब उसने अपने बॉडी डबल्स बनाए तब वो एक ब्लैक मिस्ट यूज़ कर रहा था। वो इस बारे में ग्रेट सेज से पूछता है और ग्रेट सेज उसे बताती है कि अगर वो अपने से किसी बड़ी चीज़ को मिमिक करने का ट्राई कर रहा है तो जितने भी पार्ट्स उसकी बॉडी नहीं बना सकती उतने पार्ट्स वो ब्लैक मिस्ट से बनाया जाता है, और तो और की जो ब्लैक मिस्ट है वो भी मैजिक्यूल से बनी है। ये सुनने के बाद रिमरू अपनी बॉडी का एक अडल्ट फॉर्म बनाता है। स्टार्टिंग में उसके बॉडी डबल का जेंडर मेल होता है, फिर वो उसे फीमेल बनाता है, लेकिन बीच में रुक जाता है क्योंकि उसके फीमेल बॉडी डबल्स शिज़ुसान जैसे दिखते हैं और रिमरू के बनाना सही नहीं लग रहा था। इसके बाद रिमरू अपने टेंट के बाहर रिगुरुड से बात कर रहा होता है और रिगुरुड उसे बोलता है कि क्या रिमरू आज भी कोई खाना नहीं लेगा। तो रिमरू रिगुरुड को बोलता है कि एज अ स्लाइम वो कुछ टेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये सेंटेंस पूरी करने से पहले वो रुक जाता है। रिमरू रियलाइज़ करता है कि अब सिंस उसके पास एक ह्यूमन बॉडी है तो वो खाना टेस्ट कर पाएगा, और वो रिगुरुड को बोलता है कि आज से वो उनके साथ खाना खाना शुरू करेगा। ये सुन के रिगुरुड बड़ा खुश हो जाता है और बोलता है कि आज रात को वो लोग एक दावत रखेंगे। इसके बाद रिमरू एक वॉक के लिए जाता है और सोचता है कि उसे अब क्या क्या खाना चाहिए। वो सबसे पहले तो मीट खाना चाहेगा, लेकिन मीट के साथ वो थोड़ा चावल भी खाना चाहेगा, और सोचता है कि क्या उसे यहाँ पे एक चावल की खेती भी करनी चाहिए। इसके बाद रिमरू रिगर और गोवाटा से मिलता है और उन्हें बोलता है कुछ बड़ा पकड़ के लाने के लिए, क्योंकि आज रात रिमरू भी इनके साथ खाना खाएगा। इसके बाद गोवाटा बोलता है अगर रिमरू सामा भर भर के खाना खाएंगे तो क्या उनकी छाती भी थोड़ी बड़ी होगी। ये सुन के रिमरू गोवाटा के घुमा के लात मारता है और फिर रिगर गोवाटा की तरफ से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि वो गोवाटा को अच्छे से डिसिप्लिन करेगा। इसके बाद रिगर रिमरू को बोलता है कि वो लोग एक बुल डियर पकड़ने जा रहे हैं और क्या आजकल बहुत से मैजिकल बीस्ट्स घने जंगल से इस तरफ आ रहे हैं। रिमरू पूछता है कि ऐसा कुछ हुआ है क्या। फिर रिगर बोलता है कि मैजिकल बीस्ट्स टाइम टू टाइम जगह बदलते रहते हैं। रिमरू को सिचुएशन सही नहीं लग रही तो वो रिगरो और बाकी सबके साथ रंगा को भेज देता है। रिमरू ये टाइम लेके उन केव्स में जाता है जहाँ पर वो वेल्ड्रा से मिला था और फर्स्ट टाइम इस दुनिया में आया था। वो एक यूनिक स्किल ट्राई करना चाहता है जो उसने शिज़ुसान से इनहेरिट करी है, जिसका नाम है डिजेनरेट। डिजेनरेट जो स्किल है वो बाकी स्किल्स को मिक्स करती है और अलग करती है, और इसके थ्रू वो नई स्किल्स बनाती है। इस स्किल की हेल्प से शिज़ुसान ने और भी बहुत सी नई स्किल्स अपने आप से बनाई थी। इसमें से एक एक्स्ट्रा स्किल है ब्लैक फ्लेम। फिर रिमरू मास्क निकालता है जो शिज़ुसान पहनती थी। इस मास्क को पहनने के बाद ग्रेट सेज रिमरू को बताती है कि जो थोड़ा सा ऑरा वो एमिट कर रहा था वो भी अब बंद हो चुका है, और अगर कोई रिमरू को अभी देखेगा
तो उसे देख के लगे कि रिमुरु एक ह्यूमन है। इसके बाद रिमुरु डिसाइड करता है अगर वो किसी भी नई जगह जाएगा तो वो ये मास्क पहन के जाएगा। लेकिन तभी रिमुरु को रंगा की तरफ से एक इमरजेंसी मैसेज आता है। फिर रिमुरु उनकी हेल्प करने के लिए जाना शुरू करता है और हमें कट कर दिखाया जाता है कि किसी ने गोबेटा को कट कर दिया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रंगा किसी से लड़ाई चल रही है और दूसरी साइड पे रिमुरु भी किसी से लड़ रहा था। लेकिन रिमुरु के बोलने पे रिमुरु वापस आ जाता है। रिमुरु पूछता है कि बाकी सबका क्या हुआ और रंगा बताता है कि बाकी सबको मैजिक के थ्रू सलाह दिया गया है। रिमुरु को बोलता है कि उसे लगा नहीं था कि ये लोग कभी यहाँ पे ओगर से मिलेंगे। इसके बाद रिमुरु इनसे बात करने की ट्राई करता है, लेकिन ये लोग रिमुरु को एक ईवल मार्जिन बुलाते हैं और उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। रिमुरु ने बताता है कि इन्होंने गलत बंदे को पकड़ा है, लेकिन ये लोग रिमुरु की बातें नहीं सुनते। फिर रिमुरु भी समझ जाता है कि बिना इनसे लड़े ये लोग रिमुरु की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। फिर रिमुरु रंगा को बोलता है कि उस पिंक पाल वाली ओगर जिसने मैजिक के थ्रू बाकी सबको सलाह दिया था उसे संभालने के लिए, और कि रिमुरु बाकी 5 ओगर्स को अपने आप से देख लेगा। फिर रिमुरु एक एक करके उन 5 में से 3 को बड़े आराम से हरा देता है। जो बचे हुए 2 हैं, रिमुरु उनसे बात करने की ट्राई करता है, लेकिन वो लोग अभी तैयार नहीं है रिमुरु की बात सुनने के लिए। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये ओगर्स यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ऑर्क्स ने इनके विलेज को तबाह कर दिया था। उन ऑर्क्स का लीडर एक ईवल मार्जिन था और इन्हें लगता है कि रिमुरु भी उस ईवल मार्जिन के ग्रुप का पार्ट है। रिमुरु ने बताने की कोशिश करता है कि वो लोग गलत हैं, लेकिन तभी उनमें से एक ओगर रिमुरु के पीछे आ जाता है और रिमुरु पर हमला कर देता है। रिमुरु डॉज कर लेता है, लेकिन इस चक्कर में उसका हाथ कट जाता है। लेकिन रिमुरु अपनी एक्स्ट्रा स्किल अल्ट्रा स्पीड रीजनरेशन के थ्रू अपना हाथ अब्जॉर्ब करके वापस उगा लेता है। इसके बाद रिमुरु अपना मास्क उतारता है और बोलता है कि वो अब इनसे सीरियसली लड़ेगा, और फिर ये इन्हें अपनी थोड़ी सी पावर दिखाता है और सोचता है कि रिमुरु इन्हें अपनी थोड़ी पावर दिखा के डरा के भगा सकता है, लेकिन उसका प्लान काम नहीं करता। लेकिन तभी वो पिंक बल वाली ओगर इन दोनों के बीच में आ जाती है और इनकी लड़ाई रोक देती है। वो पिंक बल वाली ओगर उस दूसरे ओगर को समझाती है कि अगर जिन मार्जिन ने हमारे विलेज पर हमला करा था, अगर वो इतने ही स्ट्रांग होते तो उन्हें ऑर्क्स की हेल्प नहीं लेनी पड़ती। एक बार जब सब शांत हो जाते हैं तब रिमुरु इन्हें अपना मास्क दिखाता है और मास्क को देखने पे समझ जाते हैं कि ये वो सेम मास्क नहीं है जो उस मार्जिन ने पहना था। इसके बाद ये क्लियर हो जाता है कि रिमुरु उन मार्जिन की हेल्प नहीं कर रहा है जिन्होंने इनकी विलेज को डिस्ट्रॉय करा था। ये समझने के बाद ये लोग रिमुरु से माफ़ी मांगते हैं और फिर रिमुरु सारे ओगर्स के साथ अपने विलेज लौट जाता है और यहीं पे हमारा एपिसोड 9 ख़त्म हो जाता है। जी दोस्तों, तो अब आ जाते हैं एपिसोड 10 पे। एपिसोड 10 में हमें दिखाया जा रहा है कि इनकी दावत शुरू हो गई है और सब लोग रिमुरु का पहला बाइट लेने का वेट कर रहे हैं। पहला बाइट लेने के बाद रिमुरु बोलता है कि ये बहुत डिलिशियस है और सब लोग बड़े खुश हो जाते हैं। इसके बाद सब लोग भी भर भर के खाना शुरू कर देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि थोड़ा अलग से बैठ के वो ओगर, रिगरिड और काइजिन एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं और वो ओगर इन्हें बता रहा है कि कैसे कुछ ऑर्क्स ने इनके विलेज पर हमला करके उसे तबाह कर दिया था और उन ऑर्क्स के साथ एक मार्जिन था, और कि उन लोगों ने रिमुरु पर हमला इसलिए करा था क्योंकि उन्हें लगा था कि रिमुरु वही मार्जिन है। थोड़ी देर बात करने पर इन्हें लगता है कि वो ऑर्क शायद से डीमन ऑर्क के साथ काम कर रहे होंगे। थोड़ी देर बाद रिमुरु आता है इनसे बात करने के लिए और रिमुरु उनसे पूछता है कि अब उनके फ्यूचर के लिए प्लान्स क्या हैं। ये ओगर बोलता है कि उनका प्लान बड़ा सिंपल है, वो लोग अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा के उस मार्जिन और उन ऑर्क से लड़ेंगे। फिर रिमुरु पूछता है कि क्या ये ओगर्स रिमुरु के अंडर काम करना चाहेंगे। रिमुरु बोलता है कि वो उन्हें ज़्यादा कुछ पे नहीं कर पाएगा, सिर्फ एक रहने की जगह, खाना, पानी और कपड़े। फिर रिमुरु बोलता है कि अगर 1000 ऑर्क्स ने इनके विलेज पर हमला करा था तो चांसेस हैं कि वो इस शहर पे भी हमला करेंगे, और कि ये शहर पूरा अच्छे से प्रोटेक्टेड नहीं है, और कि इन ओगर्स को शहर का पार्ट बनाना शहर के लिए अच्छा होगा। उसके अलावा अगर कुछ कभी गलत चला जाता है तो रिमुरु भी इनके साथ लड़ेगा, और कि वो कभी भी एक दोस्त को पीछे छोड़ के नहीं जाएगा। ये ओगर फिर बोलता है रिमुरु को कि उसे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। उस रात ये ओगर इस बारे में सोचता है और अगली सुबह डिसाइड करता है कि वो रिमुरु के साथ काम करना चाहेगा। ये ओगर रात भर उस चीज़ के बारे में सोचता है और अगली सुबह रिमुरु से बात करने के लिए आता है। क्या इनके कॉन्ट्रैक्ट तब तक चलेगा जब तक ये लोग ऑर्क्स के लीडर को हरा नहीं देते। रिमुरु ये बात मान जाता है और फिर बोलता है कि ऑर्क के लीडर्स को हराने के बाद ओगर्स या तो उनके साथ शहर में रुक सकते हैं और उन्हें एक नेशन बनाने में हेल्प कर सकते हैं, या फिर वो अपने रास्ते जा सकते हैं। इसके बाद वो ओगर अपना सर झुका के रिमुरु को बोलता है कि अब से वो रिमुरु के अंडर काम करेगा। इसके बाद रिमुरु अपना दिमाग में सोचता है कि उसे सोचना चाहिए था कि ये ओगर कैसा फील करता है, और कि इस ओगर को ये डिसीजन बनाने के लिए अपनी खुद की कमज़ोरी एक्सेप्ट करनी पड़ी थी एज अ लीडर। और उसके बाद वो बाकी ओगर्स को भी अपने टेंट में बुलाता है और बोलता है कि दिखाने के लिए कि अब वो लोग रिमुरु के अंडर काम करते हैं, वो इन सबको एक एक नाम देगा। और इन सबको नाम देने के बाद रिमुरु बेहोश हो जाता है। जब रिमुरु के आसपास देखता है वो पहचानता नहीं कि वो किसके साथ बैठा है, और उसके बाद एक ओगर टेंट के अंदर आता है। रिमुरु इस ओगर को देख के पहचान लेता है। ये ओगर फिर इन्हें बताता है कि रिमुरु के इनके नाम देने के बाद ये लोग इवॉल्व होकर अब कीजीन बन गए हैं।
इसके बाद सारे कीजीन एक एक करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पे हम लोग पहली बार प्रॉपरली शूना, शियोन, बेनीमारू, हाकुरो और सोए से मिलते हैं और लास्ट में हम कुरोबे से मिलते हैं। इसके बाद हमें कट करके एक बहुत बड़ी और आर्मी दिखाई जाती है। इसके बाद एक और बार कट करके हमें लेक सिस को दिखाया जाता है। इस एरिया को लिजर्डमैन कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कुछ लिजर्डमैन आके अपने लीडर को बताते हैं कि ऑर्क्स की एक बहुत बड़ी आर्मी उनकी तरफ आ रही है। उन्हें स्टार्टिंग में लगता है कि 200,000 ऑर्क्स की आर्मी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, लेकिन फिर वो लोग बोलते हैं अगर एक ऑर्क लॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो वो इतनी बड़ी आर्मी कंट्रोल कर पाएगा। इसके बाद लिजर्डमैन का लीडर बोलता है कि ये लोग अकेले ऑर्क्स को नहीं हरा सकते और कि इन लोगों को ऑर्क्स को हराने के लिए कुछ एलाइज चाहिए होंगे। फिर हमें कट करके दिखाया जाता है कि हाकुरो कुछ बच्चों को तलवार चलाना सिखा रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रिमरू बेनीमारू के साथ बात कर रहा है और बेनीमारू बोलता है कि चांसेस हैं कि एक और लॉर्ड था जिसने इनके विलेज पर हमला करा था। रिमरू बेनीमारू से पूछता है कि ऐसा क्या रीज़न हो सकता है कि ऑर्क लॉर्ड ने इनके विलेज पर हमला करा हो। बेनीमारू बोलता है कि उनके विलेज पर अटैक होने से पहले एक डीमन उनके विलेज आया था और वो बोल रहा था कि लेकिन ओगर्स उस पर भरोसा नहीं करते थे, इसलिए उन लोगों ने उसे मना कर दिया। फिर बेनीमारू बोलने वाला होता है कि उस आदमी का नाम गेलम्यूड है, लेकिन तभी वो बीच में रुक जाता है। रिमरू लेकिन समझ जाता है कि बेनीमारू गेलम्यूड बोलने वाला था और फिर वो सोचता है कि रिगरू के बड़े भाई को भी गेलम्यूड ने ही नाम दिया था। तभी सोवे आके रिमरू को बताता है कि कुछ लिजर्ड मैन एक दूसरे गॉब्लिन विलेज में जाके उनसे निगोशिएट करने की कोशिश कर रहे थे और कि वो लोग शायद से यहाँ पे भी आएंगे। फिर हमें कट करके उन लिजर्ड मैन को दिखाया जाता है। इन लिजर्ड मैन का लीडर गाबिरू है और गाबिरू की बातें सुन के आप समझ सकते हैं कि गाबिरू का दिमाग भूसे से भरा है और कि उसके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं वो बस उसके दिमाग और भूसा भरे जा रहे हैं। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप वीडियोस पर तक देख रहे हैं तो पूरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मैं आपको एक और बार याद दिलाना चाहूँगा कि हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट अब लाइव है, तो प्लीज़ हमें इस पर फॉलो करिएगा। इसी के साथ अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। Those hands and lights can't stop me.